हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक इम्पैक्ट। ये ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड नया मॉड्यूल है दोस्तों, जिसमें हम पार्ट 1 ये वीडियो 1 बना रहे हैं इसमें, जिसमें हम सीखेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्टॉक मार्केट में अगर हम देखें तो 80 to 85% जो ट्रेडिंग होता है दोस्तों, वो एफएनओ के अंदर होता है। तो ये एफएनओ में अगर हमें काम करना है तो वो काम एक्चुअल में होता कैसे है, वो पहले कंसेप्ट हम सीखने वाले हैं। वन बाय वन पॉइंट के साथ हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। आपको वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दोस्तों। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर हमें सीखना है तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये मालूम होना चाहिए। इसमें काम कैसे होता है, इसमें काम कैसे चलता है, ये मालूम होना चाहिए। इसीलिए ये हम पहले देखेंगे और इससे आगे मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगा, तो अभी ये पहला पार्ट है, उसके बाद पार्ट 2 बनाऊंगा, उसके बाद पार्ट 3 बनाऊंगा एंड सो ऑन, ताकि वन बाय वन आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए ऑप्शन ट्रेडिंग रिलेटेड। बहुत ही सिंपल आसान तरीके से मैं ये कंसेप्ट आपके सामने रखने वाला हूँ दोस्तों, सिखाने वाला हूँ। बहुत ही यूनिक और क्वालिटी कंटेंट होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एफएनओ भी कहते हैं दोस्तों, या इसको डेरिवेटिव्स भी बोला जाता है। तो इसमें काम कैसे होता है ये हम देखने वाले हैं। तो एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, ये दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक बाय करता है तो एक सेल करता है। मतलब एक का अगर लॉस होगा तो दूसरे का ये प्रॉफिट होगा, अगर इसका प्रॉफिट होगा तो इसका लॉस होगा। तो ये ज़ीरो सम गेम है दोस्तों, ये ध्यान में रखिए। तो ये काम कैसे होता है, इसमें ये कंसेप्ट क्या है फ्यूचर एंड ऑप्शंस की, ये अभी हम देखते हैं। पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो दोस्तों हम पहले मिल्क का एग्जांपल लेते हैं। मिल्क जो है, इसको हम बोलेंगे कोर एसेट। तो मिल्क से कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं दोस्तों? इससे मिठाई बनती है, इससे घी बनता है, इससे पनीर बनता है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स इससे बनते हैं दोस्तों। तो इसीलिए ये जो मिल्क है ना, ये कोर एसेट है। तो इसको हम अंडरलाइन एसेट भी बोल सकते हैं स्टॉक मार्केट की भाषा में। तो स्टॉक मार्केट में अंडरलाइन एसेट क्या क्या होता है? ये कंपनी के शेयर्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, या कमोडिटीज़ होते हैं। इसको आप अंडरलाइन एसेट कह सकते हो, ठीक है। और इससे जो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसको इसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स बोला जाता है। तो अगर कोई भी मिल्क में चेंज होता है तो उसका असर सीधा इसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पर पड़ता है। अगर मिल्क अच्छा हुआ तो इसकी जो मिठाई है वो अच्छी होगी, घी अच्छा निकलेगा, पनीर भी अच्छा निकलेगा। अगर मिल्क खराब होता है, मिल्क अच्छा नहीं रहता है, तो उसका असर सीधा उसके डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स पर पड़ेगा। मिठाई अच्छी नहीं होगी, घी भी अच्छा नहीं होगा और पनीर भी खराब हो जाएगा। तो इधर ये बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों कि मिल्क जो है ये कोर एसेट है, और अगर मिल्क नहीं होगा तो इसका डेरिवेटिव भी नहीं होगा। तो डेरिवेटिव का खुद का कोई भी अस्तित्व नहीं है दोस्तों, ये डिराइव हुए हैं अंडरलाइन एसेट से। मतलब ये मिल्क से बने हैं, अगर मिल्क नहीं होगा तो ये डेरिवेटिव भी नहीं होगा। जैसे ही मिल्क में कुछ चेंजेस आते हैं, उसके डेरिवेटिव में चेंजेस आएंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर डेरिवेटिव में काम कैसे होता है ये आपको जानना है, तो मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाला हूँ दोस्तों। वो एग्जांपल से ये जो कंसेप्ट है आपकी वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए वो एग्जांपल देखते हैं। तो ये एक फार्मर है दोस्तों, जो आलू की खेती करता है, और उसको पोटैटोस का उसका फार्म है, उसका प्रोडक्शन करता है वो। और हर टाइम जब वो ये आलू प्रोड्यूस करता है तो उसके मन में यही टेंशन रहता है कि मैं प्रोडक्शन करने के बाद, सपोज़ 3 महीने का उसको टाइम लगता होगा आलू प्रोड्यूस करने के लिए, कि 3 महीने बाद मुझे ये आलू का सही भाव मिलेगा कि नहीं। आलू के रेट्स, ओनियन के रेट्स भी आप देखते हैं कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं,
कभी इसको भाव नहीं मिलता है तो इसको 1 रुपीस पे भी नुकसान उठा के ये सेल करना पड़ता है, और कभी आलू के भाव बढ़ गए तो 100 रुपीस पे भी वो सेल होते हैं। तो इसके मन में यही चिंता है कि 3 महीने बाद मुझे भाव क्या मिलेगा। तो उसको 100 रुपीस पे भी सेल नहीं करना है और 1 रुपीस पे भी सेल नहीं करना है। उसको 1 किलोग्राम का आलू प्रोड्यूस करने के लिए सपोज 10 रुपीस का खर्चा आता है, तो वो यही सोचता है कि 1 किलोग्राम के ऊपर अगर ये मेरी लागत है 10 रुपीस की, तो उसके ऊपर मुझे 10 रुपए मिल गए तो भी मैं हैप्पी हूँ। तो मतलब सपोज मुझे 3 महीने बाद ना 1 रुपीस पे सेल करना है ना 100 रुपीस पे सेल करना है, मुझे 20 रुपीस भी मिल गए तो भी मैं हैप्पी हूँ। तो 3 महीने बाद आलू का रेट कुछ भी हो, मुझे इस रेट पे सेल करना है, ऐसा इसका माइंडसेट रहता है। अभी ये फार्मर के माइंड में एक आइडिया आती है दोस्तों, वो डीलर के पास जाता है जिसको हम होलसेलर भी बोलते हैं, व्यापारी है ये आलू का। फार्मर इसके पास जाके बोलता है कि 3 महीने बाद, तो 3 महीने बाद जब इसका आलू का प्रोडक्शन हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपायरी। तो 3 महीने बाद जब भी आलू का प्रोडक्शन हो जाएगा तो फार्मर उसको 20 रुपीज़ पर किलोग्राम के हिसाब से ये आलू बेचेगा। ठीक है, तो इधर 3 महीने बाद आलू का भाव कुछ भी हो 20 रुपए पर किलोग्राम से ये इसको बेचेगा। तो इधर क्या है, ये एक्सेप्ट करता है ये कंडीशन, क्योंकि देखिए इधर दोनों का माइंडसेट आपको पढ़ना है, दोनों का माइंडसेट अलग अलग है, इसीलिए ये दोनों एग्रीमेंट में आए हैं। ठीक है, या इन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। तो दोनों का फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करते वक्त दोनों का माइंडसेट अलग अलग होना ज़रूरी है, क्योंकि एक का प्रॉफिट दूसरे का लॉस होता है, जैसे अभी हमने देखा है, और दूसरे का प्रॉफिट पहले का लॉस होता है। तो इधर देखिए कि 20 रुपए में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन हुआ है 3 महीने बाद। फार्मर को इधर ऐसा लगता है कि 3 महीने बाद आलू का दाम है वो गिर जाएगा, वो 1 रुपीस तक आ सकता है, इसीलिए वो क्या करता है, रिस्क नहीं लेना चाहता है 3 महीने बाद की। ही वॉन्ट्स टू सिक्योर हिमसेल्फ, तो वो कोई भी लॉस नहीं उठाना चाहता है, तो इसीलिए उसने 3 महीने के बाद 20 रुपीज़ पे ये भाव सेट किया है, या इधर 20 रुपीज़ पे सेल करने का प्रपोजल इसके सामने रखा है। अभी हम भाव मान के चलते हैं कि 15 रुपीज़ चालू है। तो ये होलसेलर है, ये क्या सोचता है कि 3 महीने बाद आलू का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसीलिए उसका डिमांड बढ़ेगा, उसका रेट बढ़ेगा, तो 3 महीने बाद इसका जो रेट है ये 100 रुपीज़ भी हो सकता है, इसीलिए क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है। इधर दोनों भी विन विन कंडीशन में है दोस्तों। देखिए इसका भी फायदा होने वाला है, इसका भी फायदा होने वाला है, इसीलिए ये दोनों ये कॉन्ट्रैक्ट में आए हैं। अगर आलू के भाव अगर बढ़ गए तो सपोज 50 रुपीज़ हो गए, तो 20 रुपीज़ के ऊपर 30 रुपीज़ जो इसका फ़ायदा होने वाला था ये उसका लॉस है, बराबर है। और अगर आलू के दाम अगर गिर गए 1 रुपीज़ या 5 रुपीज़ पे आ गए, तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये 20 रुपीज़ पे हुआ है, तो होलसेलर को उतना पैसा उसको देना पड़ेगा, तो इन दैट केस इधर ये नुकसान उठाता है। ठीक है, तो एक का फायदा दूसरे का नुकसान होता है। अभी हम देखते हैं 3 महीने बाद की कंडीशन। तो 3 महीने बाद दोस्तों, अभी 3 महीने बाद ये डेट आ गई है, एक्सपायरी डेट। जस्ट अभी हमने डिस्कस किया था कि अभी आलू का रेट, मार्केट रेट 3 महीने पहले कौन सा चल रहा था, 15 रुपीज़ चल रहा था, और 20 रुपीज़ पे ये जो डील हुई थी इनमें ये साइन हुई थी। तो अभी सपोज 3 महीने बाद ये जो रेट है ये हो गया है 50 रुपीज़। तो इसमें 3 कंडीशन हो सकती है दोस्तों, एक तो प्राइस ऊपर जा सकती है, प्राइस सेम रह सकती है, या प्राइस नीचे आ सकती है। ठीक है, तो 3 महीने बाद अगर 50 रुपीज़ रेट रहा तो इसको जो डीलर है इसको ये फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको जो पैसा है ये 20 रुपीज़ के भाव से ही देना है। ठीक है, तो इसके ऊपर 30 रुपीज़ जो है ये इसका फ़ायदा है। बट इधर देखिए फार्मर को एक सिक्योरिटी मिल गई है, इधर इसकी जो लागत थी इसमें तो वो 10 रुपीज़ थी। ठीक है, 10 रुपीज़ के ऊपर उसको सिक्योरिटी भी मिल गई और ये फ़ायदा भी हो गया 10 रुपीज़ का, क्योंकि इसने ये जो रेट है 20 का डिसाइड किया था।
तो इसमें भी इसका फ़ायदा है, बट जो होने वाला फ़ायदा था +30 रुपीज़ का, ये इसका नुकसान हो गया है। ठीक है, अभी देखिए दोस्तों, अगर रेट 3 महीने बाद सेम ही रह गया तो दोनों को भी क्या करना है, इसका भी फ़ायदा है इसमें और इसका भी फ़ायदा है सेम रेट पे, क्योंकि इसी पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, दोनों भी एक्सेप्टेड थे ये रेट को लेके, तो अगर रेट वही के वही रह गया तो दोनों का भी इधर फ़ायदा है। और तीसरा, अगर रेट नीचे आ गया, सपोज 1 रुपये पे आ गया, डिमांड ही नहीं है बिल्कुल आलू को, तो क्या होगा, ये इसको जो सिक्योरिटी मिली थी तो इसका ये फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, और इसका ये क्या हो गया, नुकसान हो गया, क्योंकि इसने एंटिसिपेट किया था कि 3 महीने बाद आलू का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, इसलिए इसके भाव बढ़ जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन से बाहर कोई भी और कंडीशन नहीं हो सकती है। तो ये काइंड ऑफ ट्रेड को बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रेड, या इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है दोस्तों, ये 2 पार्टीज में ट्रेड किया जाता है, ऑफलाइन ट्रेड होता है। तो आई होप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो कंसेप्ट है ये आपके समझ में आई है। अभी ये दोनों के बीच में ये जो एग्रीमेंट हुआ था दोस्तों, तो इसमें कुछ लिमिटेशंस है। ये लिमिटेशंस कौन से हैं ये अभी हम डिस्कस करेंगे। तो रिस्क इन्वॉल्व इन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, तो ये जो फार्मर और व्यापारी के बीच में डील हुई थी, इसमें कौन से रिस्क रह सकते हैं ये अभी हम देखने वाले हैं। एक तो है दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब है कि पैसा न होना। 3 महीने बाद जब दोनों आमने सामने आते हैं तो व्यापारी बोल सकता है अभी मेरे पास पैसा नहीं है, कल आना, 1 हफ्ते बाद आना, 1 महीने बाद आना। तो इसमें दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, इसीलिए इधर लिक्विडिटी रिस्क रहती है, पैसों का ना होना ये रिस्क रहती है। दूसरा होता है डिफ़ॉल्ट रिस्क। डिफ़ॉल्ट रिस्क को हम क्या कह सकते हैं, काउंटर पार्टी भी रिस्क भी कह सकते हैं, कि अगर 3 महीने बाद दोनों का ये जो मैच्योरिटी डेट आता है, तब फार्मर इसको बोल सकता है कि नहीं, मैंने किसी दूसरे पार्टी को ये माल बेच दिया, या व्यापारी बोल सकता है दोस्तों कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं पैसे नहीं दूंगा, मैंने किसी दूसरे के साथ डील साइन की है। तो इसमें डिफ़ॉल्ट होने के या काउंटर पार्टी रिस्क भी होती है। तीसरा रिस्क हो सकता है रेगुलेटरी रिस्क, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दोनों के बीच में ही है, तो इसको रेगुलेट करने के लिए कौन सा भी थर्ड पार्टी नहीं है, तो रेगुलेटरी रिस्क आ गई इसमें। चौथा होता है रिजिडिटी रिस्क। तो रिजिडिटी रिस्क का मतलब क्या है, ये दोनों ने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो दोनों इसके बाद इसको नो नहीं कह सकते। एक बार इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो दोनों ऑब्लिगेशन में आते हैं। तो ये जो लिमिटेशंस है, ये जो रिस्क है, इसको ओवरकम करने के लिए बना है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है अभी ये हम समझेंगे। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इट इज जस्ट इम्प्रोवाइजेशन ऑफ फॉरवर्ड ट्रेड या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें क्या होता है, ये ट्रेड भी 2 पार्टीज के बीच में होते हैं, इसमें भी एक्सचेंज इन्वॉल्व होता है मेन। तो मतलब एक्सचेंज इन्वॉल्व है, मतलब इसको हम बोलेंगे NSE या BSE। तो इसके एक्सचेंज थ्रू आप ट्रेड करते हो, बाइंग सेलिंग करते हो। तो ये जो ट्रेड्स होते हैं वो स्टैंडर्डाइज होते हैं, तो इसमें आप लॉट साइज के साथ काम करते हो। इसमें क्वांटिटी जो होती है वो प्री डिफाइंड होती है, डिसाइडेड होती है। इसमें आपको जो चाहिए उसके मुताबिक क्वांटिटी के साथ ट्रेड नहीं कर सकते हो, लॉट साइज में काम करना पड़ता है। ये ट्रेडेबल होते हैं दोस्तों, एक्सचेंजेस पे ये ट्रेड किए जाते हैं। मतलब आपने सपोज एक के साथ बाय किया है ये, तो दूसरे के साथ भी सेल कर सकते हो। तो मतलब ये ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, और इसको रेगुलेट करता है सेबी। सेबी मीन्स सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी इसको रेगुलेट करता है, तो ये इसीलिए रिस्क फ्री होते हैं। तो मतलब इसमें डिफॉल्ट होने का रिस्क कुछ भी नहीं रहता है। तो ये जो कंसेप्ट है इसको बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या देखा था कि फार्मर और डीलर, इसका एग्जाम्पल देखा था। तो वो जो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उसमें कुछ लिमिटेशंस है, तो वो लिमिटेशंस ओवरकम करने के लिए ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डिज़ाइन किया गया है। ये एक्सचेंज में मतलब ऑनलाइन ट्रेड कर सकते हो आप, इसमें भी लिक्विडिटी अच्छी खासी रहती है,
और इसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व रहता है, इसीलिए ये रिस्क फ्री होते हैं दोस्तों। तो आई होप मैंने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में ये जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है एग्जाम्पल के साथ, ये आपको समझ में आई है। ये अगर आप एग्जाम्पल समझ गए दोस्तों, तो फ्यूचर एंड ऑप्शन में पैसा कमाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आपके समझ में आती है तो आगे का जो हम 1 बाय 1 कंसेप्ट सीखने वाले हैं नए फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए, वो जानना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो ये था ऑप्शन ट्रेडिंग मॉड्यूल का पार्ट नंबर 1। तो आगे वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि लिवरेज क्या होता है, मार्जिन ट्रेडिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है। तो इसके बारे में हम आगे वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करना ना भूलिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए स्टॉक इम्पैक्ट चैनल को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक पोस्ट की है, उसको ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हो दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज श्री साइनिंग ऑफ।